नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर के बारे में। ये क्लास हो ही रही थी कि बीच में क्लास जो थी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद में चूँकि सिस्टम हमारा पूरा बैठ गया था, इन्वर्टर वगैरह सब कुछ बैठ गया था, तो इस वजह से क्लास वो कल वाली पूरी हो नहीं पाई थी। हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए क्लास में ले रहा था हिंदी गद्य की, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था, जिसमें कहानी का उद्भव और विकास मैं आपको समझा रहा था। तो आइए आगे हम बढ़ाते हैं और आगे चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो है हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था भैया। हम लोगों ने कहानी का उद्भव और विकास की एक परंपरा देख ली थी कि भाई बाबू गुलाब राय मतलब कि गुलाब राय ने, और इसके अलावा और भी विद्वानों ने, खास करके जैसे कि प्रेमचंद जी ने और एक आध दो विद्वानों के अनुसार कहानी के बारे में, कहानी की परिभाषा और कहानी के जो पहली कहानी है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। यहाँ पर मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो उन्होंने एक प्रकार से हिंदी कहानियों का विवरण दिया है कि सबसे पहली कहानी कौन हो सकती है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती, जो कि किशोरीलाल की गोस्वामी मतलब किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है, इसको हिंदी की पहली कहानी स्वीकार करते हैं, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ है। लेकिन इसकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, मतलब कि ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से मौलिक कहानी की श्रेणी में नहीं आती है। इस पर डिबेट है, इसको लेकर के कई सारे विद्वानों में मतभेद भी रहा है, कई सारी संस्थाओं में मतभेद रहा है। तो इस तरीके से ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा सुझाई गई एक प्रकार से कहानियों की एक लिस्ट है, जो कि मैंने आपको कल ही समझा दिया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात की जाए तो उन्होंने इंदुमती को प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ, मतलब 1900 ईस्वी में हुआ था। किस पत्रिका से मानी जानी पत्रिका थी उस समय की? सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका की अगर बात करें तो उस समय की सबसे बेस्ट पत्रिका होती थी। यहाँ से रचना प्रकाशित होने का मतलब होता था कि बहुत बड़ी एक प्रकार से रचना होती है। जैसे आजकल टी सीरीज़ से गाने प्रकाशित होते हैं, या टी सीरीज़ से चैनल पर अगर जो गाने लॉन्च हो जाते हैं वो मान लीजिए बढ़िया गाने होते हैं, फेमस गाने होते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से ऐसे क्या होता था, ऐसे होता था मेरे भाई कि जब एक प्रकार से कोई रचना सरस्वती पत्रिका, जिसके संपादक थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो उनके संपादक मतलब कि संपादकत्व में जब रचनाएं प्रकाशित होती थी, जो कि बड़े विद्वान आदमी थे वो, तो जब उनके संपादकत्व में चीज़ें प्रकाशित होती थी तो लोग उस पर विश्वास करते थे, लोग उसको पढ़ते भी थे। कुल मिलाकर के हिंदी की मौलिक कहानी की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित 1900 ईस्वी में जो इंदुमती कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की, उसको मानते हैं। किंतु शिवदान सिंह चौहान एक विद्वान है, उन्होंने इस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना। यानी कहा, शिवदान सिंह चौहान ने, विद्वान आदमी हैं, इन्होंने कहा कि ये कहानी जो इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी की, ये इनकी मौलिक कहानी नहीं है, क्योंकि ये छाया अनुवाद है। किसका छाया अनुवाद है? ये टेम्पेस्ट नाम की एक कहानी है जो कि शेक्सपियर ने लिखी है, विलियम शेक्सपियर, जो कि एक प्रकार से बेसिकली ये अंग्रेजी राइटर हैं। तो इन्होंने एक प्रकार से लिखा, ऐसा इन्होंने बताया शिवदान सिंह चौहान ने। तो यानी इसकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया शिवदान सिंह चौहान ने, अतः इसे मौलिक रचना नहीं माना जा सकता। सन 1901 ईस्वी में क्या हुआ, माधवराव सप्रे की एक कहानी आती है। आधुनिक शोधों के अनुसार अगर बताएं मैं, तो आधुनिक शोध जो हुआ, तमाम प्रकार के विद्वानों की चर्चा पर चर्चा हुई, तमाम प्रकार की संस्थाएं जो हिंदी में काम कर रही हैं विकास के लिए, अनुसंधान हिंदी में जो हो रहे हैं, तो उस अनुसंधान वगैरह को ध्यान में रख करके एक विद्वान है, मतलब एक कवि हैं, मतलब लेखक हैं, माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे की कहानी आई थी उसी दौरान 1901 ईस्वी में। उस कहानी का नाम था एक टोकरी भर मिट्टी। तो हिंदी की पहली कहानी जो है वास्तव में आजकल जो मानी जाती है, या प्रश्न अगर आपसे पूछे तो माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी या पहली मौलिक कहानी। ऐसा माने, मौलिक कहानी का मतलब होता है कि खुद की कहानी, अपनी कहानी, मतलब कि उसमें किसी का एक प्रकार से छाया अनुवाद या किसी का नकल नहीं किया गया, ठीक है। ये होती है मौलिक कहानी, जिसका प्रकाशन एक प्रकार से एक छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होती थी, मित्र नाम की पत्रिका। उसी मित्र नामक पत्रिका से छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होती थी, वहीं से प्रकाशित हुआ। इसके प्रस्तोता थे देवी प्रसाद शर्मा जी, जो एक प्रकार से मित्र नामक पत्रिका के संपादक करते थे, और उन्होंने एक प्रकार से इस कहानी का प्रकाशन करवाया। हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी इसी को कहा जाता है, एक टोकरी भर मिट्टी को। तो ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि हिंदी की पहली कहानी अब किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नहीं है, चूँकि 1900 में आई थी, और 1901 में माधवराव सप्रे की एक प्रकार से आई एक टोकरी भर मिट्टी, जिस पर मौलिकता एक प्रकार से व्याप्त है। मतलब मौलिक कहानी की अगर बात की तो 1901 की माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी है। लेकिन बिना मौलिक कहानी की अगर बात की जाए तो वो एक प्रकार से किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी है, ठीक है। तो हिंदी कहानी के विकास अध्ययन करने के लिए हम उसकी समीक्षा इस प्रकार कुछ कर सकते हैं। जैसे इसकी विकास यात्रा को अगर बात करें,
देखिए, सबसे पहली बात तो इसको विकास युग के नाम से हम देख सकते हैं। विकास युग की अगर बात की जाए तो हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। अच्छा, इसी विकास युग को आप कह सकते हैं प्रेमचंद पूर्व युग। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इसी को कह सकते हैं प्रेमचंद पूर्व युग। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्रेमचंद पूर्व युग। चूँकि प्रेमचंद वह व्यक्ति हैं जिनको आप आधार बना करके या जिनके आधार पर ही आप कहानियों का कालखंड विभाजन करते हैं। तो प्रेमचंद बहुत विद्वान आदमी हैं और 300 से अधिक कहानियाँ लगभग इन्होंने लिखी हैं। कितनी कहानियाँ लिखी हैं, 300 से अधिक कहानियाँ इनकी मिलती हैं मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद के गांव में भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला हुआ है। लमही बनारस में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पैतृक निवास पर मैं गया था, वहाँ पर हमारे पूरे साथी लोग, हमारे प्रोफेसर्स लोग सब गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोग गए थे। काफ़ी अच्छा लगा था। मैं घर में घूमा, उनके जहाँ पर बैठते थे, जहाँ पर वो लिखा करते थे, सारी जगह पर सॉरी सारी जगहों पर में हम लोग गए थे और घूमे थे। काफ़ी जानकारी भी नोट करी थी वहाँ से। वहाँ पर एक कुंड होता है, मतलब कुंड भी है और पूरा एक प्रकार से और भी तमाम जो है उनके जब जन्म दिवस होता है मुंशी प्रेमचंद जी का, तो काफ़ी एक प्रकार से बढ़िया तरीके से उनका जन्म दिवस वहाँ पर मनाया जाता है लमही में। तो लगभग 300 से एक प्रकार से अधिक कहानियाँ लिखी, कई सारे उपन्यास लिखे, उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको। तो इन्हीं के नाम पर प्रेमचंद से पूर्व, यानी जब तक प्रेमचंद नहीं आए थे उनसे पहले की कहानियों को आप कह सकते हैं विकास युग या विकासवादी कहानियाँ, जो कि 1900 ईस्वी से लेकर के 1911 का समय काल मान सकते हैं आप। प्रेमचंद युग बेसिकली 1911 से लेकर के 1936 तक रहा। कुछ विद्वान इसको 1916 भी बताते हैं, तो 1916 या 1911 बात एक ही है। क्योंकि 1916 में पहली बार हिंदी कहानी में खास करके इनकी एक पहली कहानी है पंच परमेश्वर नाम की, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अलगू मियाँ झुम्मन, मतलब कि अलगू चौधरी और झुम्मन मियाँ और उनकी खाला, इन्हीं 3 पात्रों के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है। तो वो चीज़ें मैं आपको एक प्रकार से यहाँ पर मैं उस कहानी पर भी सारांश और सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में सब चर्चा करूँगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 1911 से 1936 तक प्रेमचंद का युग रहा है। यहाँ पर प्रेमचंद ने बड़ी कहानियाँ लिखी और उनके दौरान तमाम सारे कवि रहे, वो लिखे। तीसरा जो कालखंड है हिंदी कहानी के बांटेंगे वो होता है प्राक स्वतंत्रता युग। प्राक स्वतंत्रता मतलब कि स्वतंत्रता से या स्वतंत्रता के दौरान से पहले, स्वतंत्रता से पहले थोड़ा सा, यानी 1936 से 1947 का समय, इस दौरान कहानियाँ लिखी जा रही थी, जो उसके बारे में। चौथा युग आप स्वतंत्र युग, यानी स्वतंत्रता के बाद और अब तक चलता रहा, वो 1947 से लेकर के अब तक की जो कहानियों की एक प्रकार श्रृंखला है उसके बारे में। और भी जो कहानी आंदोलन तमाम प्रकार के चलाए गए, नई कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी, अचेतन कहानी, सबके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले इसके कालखंड को हम समझ लेते हैं एक एक करके। देखिए, विकास युग क्या था, इसमें कौन कौन से लोग रहे, कौन कौन सी कहानियाँ लिखी गई और कौन कौन से विद्वानों ने लिखा। विकास युग यह हिंदी कहानी का प्रयोग काल रहा है। इसमें प्रयोग हो रहा था क्योंकि इसमें कहानी का एक प्रकार से जो तत्व होते हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं था। कहानी के बेसिकली कितने तत्व होते हैं भैया, 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से मैं बताऊं। पहला होता है आपका कथानक, कहानी में कथानक होना चाहिए, लिख लीजिएगा कथानक। ठीक है, कथानक पहला। दूसरा, कथानक क्या होता है, कथानक होता है स्टोरी। ठीक है, स्टोरी मतलब जैसे कि कोई मूवी है तो मूवी की कोई कहानी होती है, तो एक प्रकार से कहानी मान लो कथानक है। दूसरा होता है आपका कौन सा, दूसरा होता है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र का मतलब क्या होता है, पात्र का मतलब होता है भैया जैसे कि कोई व्यक्ति जो उसमें काम कर रहा होगा या जिसके बारे में होगा। जैसे कि एक मूवी है, आप सोचो कहानी क्या है, एक मूवी है। ठीक है, एक मूवी, ओ माय गॉड, एक मूवी है, कहानी ऐसा मानो एक मूवी है। ठीक है, मूवी बराबर मैं कहानी के कर दे रहा हूँ, चाहे मूवी चाहे कहानी, सभी में एक ही बात होती है। देखिए, तो मूवी में एक पहली बात तो एक स्टोरी होगी यानी कथानक होगा। दूसरी बात उसमें जो कुछ एक प्रकार से क्या होंगे, पात्र होंगे। पात्र का मतलब जैसे हीरो हीरोइन कुछ होंगे तो वो होंगे। इसके बाद में तीसरा होगा क्या भैया, भाषा शैली। भाषा शैली एक में ही मैं लिख दे रहा हूँ, भाषा शैली। कुछ विद्वान इसको अलग अलग करते हैं। भाषा शैली मतलब कि वो किस शैली में बोलेंगे और एक प्रकार से कौन सी भाषा में मूवी है, तो मान लो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी। ठीक है, किस भाषा की मूवी है तो वो अभी आप यहाँ पर, तो वो भी एक प्रकार से हो गई। चौथा जो तत्व होता है वो होता है आपका एक प्रकार से डायलॉग, यानी कि संवाद शैली। संवाद मतलब एक प्रकार से कथोपकथन जिसको आप कहते हैं, संवाद शैली, ये भी एक तत्व होता है कहानी का। उपन्यास के भी यही तत्व होते हैं और कहानी के भी यही तत्व होते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये एक प्रकार से 4 हो गए। तो और मतलब संवाद का मतलब क्या होता है, जो डायलॉग वगैरह जो हीरो हीरोइन बोलते हैं, जैसे कि राजकुमार साहब बोला करते थे अपने ज़माने में कि जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी। और वो मतलब क्या बोलते हैं ऐसे बोलते डायलॉग, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते थे राजकुमार साहब। बड़ा ज़बरदस्त लगता है उनका जब मैं डायलॉग सुनता हूँ। जब तिरंगा मूवी मैंने देखी तो उसमें एक डायलॉग उन्होंने बोला, राजकुमार साहब ने, मेरे फेवरेट रहे हैं। उन्होंने बोला कि ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से,
बंदा डरता है तो केवल परवरदिगार से। इस तरीके से बोला करते थे। बड़ा उनको देख करके मुझे एक प्रकार से लगता है कि हाँ, वाकई में हीरो की पर्सनालिटी जो है उसी टाइप के लिए बनी है। ये एक प्रकार से वही अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, तो ऐसे आजकल के हीरो हैं, ठीक है, कि उड़ उड़ के मार रहे हैं। नहीं, राजकुमार साहब को एक झापड़ भी नहीं पड़ती, पूरी मूवी बीत जाती है, कभी मारे नहीं थे, मारते ही थे और बड़े बड़े किरदार में आते थे, ठीक है। जब पुलिस वुलिस का रोल करते हैं आप देखें कभी कभी। तो ये हो गए संवाद शैली, डायलॉग डिलीवरी, ठीक है। और अगला होता है आपका वातावरण, यानी कि कहानी कहाँ की है। वातावरण यानी कहानी कहाँ की है, ये भी एक तत्व होता है कहानी का। और अगला तत्व कहानी का होता है भैया, वो होता है उद्देश्य, यानी बिना कोई उद्देश्य के मूवी ना तो लिखी बनाई जाती है और ना ही कोई कहानी लिखी जाती है। तो इस तरीके से ये 6 तत्व होते हैं जो कि उपन्यास के कला के तत्व भी हैं, यानी उपन्यास के भी तत्व हैं और कहानी के भी तत्व हैं। और मोस्टली अगर देखेंगे तो अधिकतर चीज़ों में एक प्रकार से उद्देश्य, वातावरण और संवाद वगैरह और भाषा शैली ये लगभग आपको मिलेगी। कथानक और पात्र में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाएगा अलग अलग चीज़ों में, लेकिन उपन्यास और कहानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब कि कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, ठीक है। मैं कहानी उपन्यास में क्या अंतर होता है, कहानी और निबंध में क्या अंतर होता है, ठीक है, सारी अंतर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है, इसके अलावा आपका जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है। यहाँ से कई प्रश्न परीक्षा में आपके लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों में पूछे जाएंगे, तो उसको भी मैं चर्चा कर लूँगा, ठीक है। तो चले, तो ये पहला आपका हो गया विकास युग। विकास युग में क्या होता है, हिंदी कहानी का प्रयोग काल रहा है, यहाँ पर खूब प्रयोग हुई हिंदी में। आधुनिक कहानियों का श्री गणेश सरस्वती पत्रिका, मतलब सरस्वती प्रयाग से 1900 ईस्वी में जब प्रकाशित हुई, प्रयागराज इलाहाबाद से सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में, चूँकि 1900 ईस्वी में ही प्रकाशित होती थी, सबसे पहले शुरू हुआ सरस्वती पत्रिका का, ठीक है। उस दौरान 3 सालों के बाद में 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तब से जाकर के, मतलब उससे पहले संभाला था बाबू श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। तो प्रकाशन हुआ। इसके प्रारंभिक अंकों में प्रकाशित होने वाली कहानियाँ हैं इंदुमती। सबसे पहले में इंदुमती जो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना थी, ये प्रकाशित हुई थी। एक दूसरी रचना थी प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल जो रचना थी ये मास्टर भगवान दास जी की है। इसके अलावा 11 वर्ष का समय, ये स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की रचना थी। पंडित और पंडितानी नाम की कहानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की थी। दुलाई वाली एक कहानी है, ये बंग महिला, ठीक है, राजेंद्र बाला घोष की रचना है। तो ये सभी कहानी प्रारंभिक कहानियों में आती हैं। सन 1900 ईस्वी में ही छत्तीसगढ़ से एक प्रकार से छत्तीसगढ़ मित्र नाम की एक पत्रिका थी। उस पत्रिका थे, ये साहित्यिक पत्रिका थी बेसिकली, मासिक, यानी 1 महीने में पत्रिका निकलती थी, साहित्यिक मासिक पत्रिका थी। इसमें माधवराव सप्रे नाम के एक लेखक हैं। उन्होंने एक प्रकार से पहली मौलिक कहानी लिखी, एक टोकरी भर मिट्टी। क्या कर लेंगे, एक टोकरी भर मिट्टी या टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी ज़्यादा उचित है। इस कहानी में सामंती युग की वित्त और वर्ग की विषमता के बारे में इन्होंने बताया है। इसके साथ ही साथ मानव की निरीहता, विवशता और आंतरिक मानवता का मार्मिक चित्रण किया है माधवराव सप्रे जी ने एक टोकरी भर मिट्टी में। इस कहानी में आज की कहानी के बीज विद्यमान हैं, यानी कि ये वर्तमान अगर कहानी की शैली को देखें या विशेषताओं को देखें तो वो विशेषताएँ मैच करेंगी माधवराव सप्रे के एक टोकरी भर मिट्टी से। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे आप तो माधवराव सप्रे की जो एक टोकरी भर मिट्टी है, ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जा सकती है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यही लगाएंगे, ठीक है। नेट जीआरएफ में ये प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है और बच्चों ने एक प्रकार से इसको, चूँकि पहले वही किशोरीलाल गोस्वामी वाली रटाई थी, लेकिन नवीनतम शोधों के अकॉर्डिंग जो पता चला उसको भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो ये उस दौरान की कहानियाँ थीं जो कि प्रकार से 1900 से 1911 के बीच में लिखी गई, ठीक है, सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई। तो वो हो गया आपका विकास युग। दूसरा युग है आपका प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग में क्या हुआ, प्रेमचंद जी तो आते ही हैं, इनके साथ ही साथ और भी लेखक आते हैं। वो कौन कौन से लेखक हैं और कौन कौन सी कहानियाँ, इन चीज़ों को जान लेते हैं। उपन्यास की तरह कहानी के क्षेत्र में भी मुंशी प्रेमचंद का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी और अब मतलब उनकी कहानियों में खास करके मानसरोवर, मतलब अब जो इनकी जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर नाम का एक पुस्तक है, उसी शीर्षक से 8 कथा खास करके, जिसमें आपकी कफन आदि कुछ कहानियाँ संकलित हैं। मतलब 1 मिनट, शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है ये मानसरोवर नाम का जो रचना है। मानसरोवर भी इनके 300 कहानियाँ, मानसरोवर नाम के ग्रंथ में 300 से अधिक कहानियाँ संकलित हैं, जिनमें बेसिकली जैसे कि ईदगाह नाम की कहानी, ईदगाह जो एक प्रकार से चिमटा खरीदता है, बच्चा छोटा सा होता है, ठीक है, वो ईद के मेले में जाता है और चिमटा खरीद करके लाता है, वो कहानी है। ईद मंत्र एक कहानी है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी की है। पंच परमेश्वर आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है। 2 बैलों की कथा,
ये सब कहानी। इसके अलावा कफन कहानी, कफन कहानी इनकी सबसे लास्ट कहानी है, 1936 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ है। ठीक है, तो ये कहानियाँ एक प्रकार से जो इनमें संकलित है इनकी, वो सर्वश्रेष्ठ कहानियों में आती हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी इस युग में कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन लिखा इस कहानी, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं ये इस युग के एक प्रकार से बढ़िया कवि, मतलब बढ़िया लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने सुखमय जीवन नाम की कहानी लिखी। इसके अलावा बुद्धू का कांटा, ये कहानी भी गुलेरी जी की है। इसके अलावा उसने कहा था, ये कहानी बड़ी फेमस कहानी है। ये कहानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी ये कहानी संकलित है, उसने कहा था। ठीक है, तो केवल 3 कहानियाँ लिख करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कथा संसार में अपना स्थान अमर कर देते हैं। और ये 3 कहानियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से उसने कहा था जो कहानी है ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। प्रेम संवेदना की कहानी है ये, उसने कहा था। एक पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक में एक प्रकार से कहानी चलती है, जैसे आजकल जो मूवीज़ वगैरह बनती है फ्लैशबैक में अधिकतर बनती हैं, उस दौरान ये फ्लैशबैक में एक प्रकार से कहानियाँ लिखा करते थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक में चलती है, मतलब कि कहानी पहले एक प्रकार से कुछ चीज़ें बता देगी, फिर उसकी पीछे की स्टोरी बताई जाएगी। ठीक है, एक बैग कोई घटना दिखा दी जाएगी, उस घटना का जो रिलेशन होगा पीछे बाद में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। इसी युग में जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी श्रेष्ठ कहानियाँ हिंदी कथा संसार को दी। जैसे कि जयशंकर प्रसाद भी प्रेमचंद युगीन कथाकार हैं, क्योंकि प्रेमचंद जी का जो समय है वही जयशंकर प्रसाद का भी समय है। अच्छा, बेसिकली जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये ऐतिहासिक कहानी लिखते हैं, ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं। यानी इनके नाटक और जो एक एकांकी लिखा, एक घूंट वगैरह, या फिर जो भी एकांकी नाटक लिखते हैं, ये ऐतिहासिक नाटक, ऐतिहासिक एकांकी, ऐतिहासिक कहानी ज़्यादा लिखने के पक्षधर रहे हैं। कुल मिलाकर के आप देखेंगे जैसे छाया कहानी हो गई, ये इन्हीं की है, जयशंकर प्रसाद जी की। प्रतिध्वनि कहानी हो गई, आकाशदीप कहानी आप देखेंगे, इंद्रजाल, आंधी, ये सब कहानियाँ जो हैं श्रेष्ठ कहानियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी की। छायावाद के नायकों में से एक है ये, इनके कहानी संग्रह हैं। छाया प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह। कहानी संग्रह का मतलब क्या होता है जानते हैं? कहानी संग्रह का मतलब होता है एक पुस्तक। अब उस पुस्तक में कई कहानी होती है। जैसे कहानी संग्रह मैं अगर आपको दिखाऊं, एक कहानी संग्रह मेरे पास रखी हुई है, जिसका संपादन हिंदी विभाग के द्वारा किया गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। ठीक है, विश्वविद्यालय प्रकाशन से प्रकाशित है। ये एक प्रकार से कहानी संग्रह है। अब इस कहानी संग्रह में अगर बात की जाए तो इसमें एक प्रकार से ये कहानी संग्रह है। अभी एक पुस्तक होती कहानी संग्रह, इसमें कई एक प्रकार से कहानियाँ संकलित होती हैं। तो जो छाया नाम की एक प्रकार से कहानी संग्रह है, ये प्रसाद जी का प्रथम यानी पहली बार इनका प्रकाशित कहानी संग्रह है। इसमें कई कहानियाँ, इनकी जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं वो संकलित हैं। अब जैसे ये एक प्रकार से कहानी संग्रह, इसमें कई सारी कहानी, जैसे आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। एक मिनट प्लीज़ वेट अ मोमेंट। क्या गिर गया भाई? ये पर्चा गिर गया। ये एमए का पर्चा है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, जब मैं पढ़ रहा था तो उस दौरान का है, इसी में रखा था। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये कहानी आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है, देखेंगे यहाँ पर, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है, मैं कहानी आपको दिखा दूँ, इसमें कई सारी कहानियाँ संकलित हैं। ये देखें, ये आपको दिख रहा है? बिल्कुल, ये देखें, ये कहानी जैसे उसने कहा था, ये मैंने आपको बताया चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कफन कहानी घीसू माधव बुधिया इसके पात्र हैं, प्रेमचंद की है। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद की, पत्नी जैनेन्द्र कुमार की। होली नहीं खेलता यशपाल। रोज़ कहानी अज्ञे की आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, रोज़। तो रोज़ कहानी उसने कहा। ये सब कहानियाँ एक प्रकार से चूँकि बीएचयू के सिलेबस में भी शामिल हैं और आपके सिलेबस में भी शामिल है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा आप देखें, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, हीरा मन और हीराबाई की एक प्रकार से 3 कस्में खाता है ये। फणीश्वरनाथ रेणु जी की जिंदगी और जोग कहानी है, जिसमें रजुआ पात्र है मुख्य रूप से। ठीक है, अमरकांत ने लिखा इस कहानी को। चीफ की दावत, मिस्टर सामनाथ और उनकी पत्नी हैं और माँ हैं, और चीफ गेस्ट आता है और उसके बाद में पूरी कहानी मैं समझा दूंगा। भोलाराम का जीव, या देखें भोलाराम का जीव एक व्यंग है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है हरिशंकर परसाई का। तो ऐसे ही आपकी जो है कई कहानियाँ संकलित हैं। घंटा, परिंदे, तमाम कहानियाँ हैं इसमें, देखें और भी कहानियाँ इसमें हैं। ये सारी कहानियाँ लगभग 18 कहानियों का एक संग्रह है। इसी को कहानी संग्रह कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मुझे आपको कहानी संग्रह बताना था, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता नहीं चलता था कि कहानी संग्रह मतलब क्या होता है। तो मैंने सोचा कि शायद आपको भी ना पता हो तो बता दिया जाए। ठीक है, ऐसे इसमें मत सोचिएगा कि गुरुजी आप मतलब हमको बहुत कम पढ़ने में तेज़ समझ रहे हो। नहीं, मैं जान रहा हूँ कि आप बहुत विद्वान आदमी हो। चूँकि मैं जब पढ़ रहा था तो मैं चूँकि एकदम से कुछ जानता नहीं था, एकदम से बैधा टाइप का था। बैधा मतलब समझ रहे, गोगा टाइप का, कुछ नहीं जानता था। ठीक है, 50 नंबर का टेस्ट होता था,
तो 2 नंबर पाता था मैं। 48 डंडे पड़ते थे हमको। पहले बहुत मारा जाता था स्कूल में बच्चों को, अब तो नहीं मारते हैं लोग, मास्टर तो नहीं, पहले बहुत मारते थे। लेकिन मैं कक्षा 10 से, क्लास 10 से पढ़ाई स्टार्ट किया हूँ बेसिकली। मतलब जो मैं लगभग 63 रफ उस समय 10 और 15 रुपए के रफ आते थे, जो रफ कापी होती है, जो मनोहर रे की पुस्तक आती गणित की, उस गणित की पुस्तक में मनोहर रे की लगभग 63 रफ मैंने भर दिया था छुट्टी में ही। मतलब छुट्टी समझ रहे हैं ना। और उस दौरान पैसे भी नहीं होते थे, 10 रुपया हम लोगों के यहाँ, जैसे कि हम लोग जब आइस वाइस खाने जाते थे, आइस मतलब समझ रहे हैं ना, नौता खाने। ऐसे ब्राह्मण है तो नवरात्रि के पहले जो है 15 दिन तक हम लोग जाते हैं निमंत्रण खाने, तो वहाँ पर जब जाओ तब 10-5 रुपये मिल जाता था, 5 रुपये या 10 रुपये, 2 रुपये कहीं पर। जैसे जब बड़े आदमी होते तो 10 रुपये मिल जाता था, और अगर छोटे आदमी मतलब कि गरीब हैं तो 2 रुपये दे दिन, 1 रुपये दे दिन, तो जस मिले तस हम सब जो है वो लेके इकट्ठा करा करी पैसा, तो ओके रफ ऑफ खरीद लेके आवत रहे। तो वही से एक प्रकार से पिताजी को दे देते रहे। तो ये मेरे का लगभग 63 रफ जो है वो मैंने भर दिया था कक्षा 10 में। तो बड़ा एक प्रकार से वो होता था पढ़ने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुश्किल होती है जब एक प्रकार से आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं और आपको समझ में नहीं आती है। और चूंकि जब आप पहले पढ़े ना हो कोई चीज़ और पहले कुछ जानते ना हो पढ़ना लिखना, डायरेक्ट अचानक से पढ़ाकू जो आपके अंदर बैठा है वो जाग जाए, तो ऐसे ही होता है हमारे जैसे। तो 10वीं में लेकिन मैंने मेहनत करके पढ़ी और 82% नंबर मैं 10 में लेकर के आया। कक्षा 10 में हाई स्कूल में पढ़ करके, 1 पैसे की चीटिंग वगैरह नहीं करी मैंने। और उसके बाद में 82% नंबर मेरे आए, ठीक है। गणित में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर मेरे उठे थे, गणित मेरी बहुत तेज़ थी। हालांकि चलते हैं अपने पॉइंट पर आते हैं। तो छाया प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ज़्यादा रोक करके रखा, ताकि आपको याद हो जाए कि छाया नाम का कहानी संग्रह हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। राधिका रमण प्रसाद जी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी, सुदर्शन अलग हैं, ये अलग है, काम अलग अलग। विशंभरनाथ शर्मा जी, पंडित बेचन शर्मा उग्र इनका उपनाम है। निराला जी, सुमित्रा मतलब कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वृंदावन लाल वर्मा, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है इनको, वृंदावन लाल वर्मा को। वृंदावन लाल वर्मा का एक उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है। आपके पाठ्यक्रम में कौन सा उपन्यास संकलित है? वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी नाम का उपन्यास संकलित है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा के जनक माने जाते हैं ये। तो इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं यही सब, जिसके नाम मैंने आपको बताए, यानी जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, विशंभरनाथ शर्मा, पंडित बेचन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राधिका रमण प्रसाद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और वृंदावन लाल वर्मा, और इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद तो अपना स्वयं है ये है, ठीक है। प्रेमचंद की कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थी, मतलब कि आदर्शों पर आधारित थी और यथार्थ का चित्रण करती थी। मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ जो हैं वो बाद में आती हैं। मनोविश्लेषणवादी और मार्क्सवादी कहानियाँ भी इस युग में देखने को मिलती हैं, लेकिन बाद में। इस युग की कहानियों में खासकर जो प्रगतिवाद की विचारधारा आती तब आपको ऐसी कहानियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो भाषा प्रौढ़ है, परिमार्जित भाषा का प्रयोग करते हैं लोग। इस युग में अंग्रेजी, रूसी, बंगला, मराठी आदि भाषाओं के अनुदित होकर के भी हिंदी में काफ़ी कहानियाँ लिखी गई। मतलब अंग्रेजी से कुछ कहानियों का अनुवाद किया गया, रूसी भाषा से, बंगला से, मराठी से, कई भाषाओं से एक प्रकार से कहानियों को लिया गया और एक प्रकार से लिखा गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो चीज़ें लिखी गई। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी जो है, दुखवा में कांसो कहूँ मोर सजनी, दुखवा मैं कांसों कहूँ मोर सजनी, मतलब दुख जो है मैं किससे कहूँ, मोर सजनी। ये कहानी बंगला कथाकार हरि साधन मुखोपाध्याय की बंगला भाषा में कहानी लिखी गई थी, और उस समय उसका नाम था सेलिसमा बेगम। सेलिसमा बेगम का रूपांतरण किया हिंदी में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी ने, दुखवा मैं कांसों कहूँ मोर सजनी, इस नाम से। तो इसका रूपांतर माना जाता है। इस युग की कहानियों में लोक मंगल और लोक रंजन दोनों प्रकार की प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेमचंद के युग की कहानियों में ये विशेषताएं वो एक प्रकार से रखी हुई हैं। इसके बाद में आता है प्राक स्वतंत्र युग। प्राक स्वतंत्र मतलब होता है 1936 से लेकर के 1947 तक का समय, ठीक है। प्रेमचंद युग में क्या हुआ? प्रेमचंद युग में प्रेमचंद प्रसाद और उनके समकालीनों की कहानियाँ भावात्मक, आदर्शवादी और अनुभूतिपरक कहानियाँ थीं। इसके विपरीत प्रेमचंदोत्तर युग में
चिंतन प्रधान कहानियां सामने आने लगी, यानी इस युग में प्राक स्वतंत्र युग या प्रेमचंदोत्तर युग इसी को कह सकते हैं। प्रेमचंद के बाद वाले युग को बेसिकली प्रेमचंदोत्तर युग कहते हैं। उत्तर माने होता है बाद में, पूर्व माने होता है पहले, तो प्रेमचंद युग के बाद की कहानियों को हम प्रेमचंदोत्तर कहानियां भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रेमचंद की कहानियों में भावात्मक यानी इमोशन होता था, आदर्शवाद होता था, आइडियलिज्म और अनुभूति होती थी। लेकिन प्रेमचंदोत्तर युग की जो कहानियां हैं वो उसमें चिंतन प्रधान, यानी कि खूब जानकारी और थोड़ा दर्शन चीज़ें, मतलब दर्शन आपको मिलेगा। ठीक है, प्रेमचंद युगीन कथाकारों पर गांधीवाद का प्रभाव था, आर्य समाज का प्रभाव था और भारतीय संस्कृति का बढ़िया प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके तदंतर इस काल के, मतलब इसके बाद वाली कहानियों में आप देखते हैं जैनेन्द्र कुमार आते हैं और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ आते हैं, यशपाल जैसे विद्वान आते हैं, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, ये सब कहानी एक प्रकार से जो लिखते हैं, ये सब ऐसे कहानीकार हैं जो पाश्चात्य दर्शन और शिल्प से बहुत प्रभावित थे। ये एक प्रकार से अज्ञे और जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित बहुत ज़्यादा रहे हैं। मनोविश्लेषणवाद बेसिकली सिगमंड फ्रायड नाम के एक विद्वान हैं, विदेशी विद्वान हैं, उन्हीं के द्वारा एक प्रकार से एक सिद्धांत जारी किया गया था। वो सिद्धांत था मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड का। उसी सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव प्रगतिवाद जो विचारधारा है या प्रयोगवाद विचारधारा, मतलब चूंकि बेसिकली प्रयोगवाद विचारधारा 1947 से के बाद वाली चीज़ों पर आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, 1937 में भी आपको प्रगतिवाद दिखेगा जिसमें मार्क्स का प्रभाव है, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो बेसिकली जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, यशपाल, इन सभी पर आपको मार्क्सवाद या मनोविश्लेषणवाद का या पाश्चात्य दर्शन और शिल्प का ज़्यादा प्रभाव एक प्रकार से इन पर पड़ा। जैनेन्द्र बेसिकली मनोवैज्ञानिक आधार पर अपने पात्रों की पीड़ा और विवशता को अपनी कहानियों में दर्शाते हैं। एक रात नाम की एक कहानी है जिसमें इन्होंने भूमिका में लिखा कि जैनेन्द्र कुमार कहते हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो मात्र लौकिक हो, सबके भीतर वह है जो अलौकिक है, यानी कि सबके भीतर परमात्मा बैठा। कुल मिलाकर के मनोवैज्ञानिक धरातल पर कहानियाँ इनकी है। अज्ञे की कहानियों को आप देखेंगे, इसे रोज कहानी हो गई। ठीक है, तो वो कहानी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक धरातल पर ही कहानियाँ लिखी इन दोनों ने मिलकर के। तो सामाजिक यथार्थवादी कहानियों को की परंपरा का सूत्रपात प्रेमचंद जी पहले ही कर चुके थे, परंतु इसे अभिनव रूप यानी नया रूप देने का श्रेय यशपाल को जाता है। ये मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित थे यशपाल काफ़ी ज़्यादा। अपनी कहानियों में इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों की कटु आलोचना करी। पांडे बेचन शर्मा उग्र, आचार्य चतुर्थ शास्त्री, ऋषभ चरण जैन, इन सभी कहानियाँ नग्न यथार्थवादी हैं। नग्न यथार्थ का मतलब होता है कि भाई एकदम से जो है वो है, उसको लाग लपेटते नहीं हैं कि उसको थोड़ा जो है मिर्च मसाला लगा करके उसको पेश करें, नहीं, जो है वो है, उसको बयां कर दो, उसको तो लिखते थे। मतलब यही यथार्थवादी यही है, यानी जो है वो है, उसी को लिख दो। समाज में जो हो रहा है वही यथार्थवाद है, उसी को कहानी के रूप में लिख देना साहित्यिक शैली में ला करके। ठीक है, तो ये चीज़ नग्न यथार्थ। तो जो एक प्रकार से 1936 से 1947 की कहानियाँ हैं, इसकी कहानी लेखिकाओं में होमवती देवी बेसिकली आती हैं और कमला देवी का नाम, कमला देवी चौधरानी जी का नाम इस दौरान आता है। और विशेष रूप से ये कहानियाँ मनोविश्लेषणवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित रही। अगले आता है स्वतंत्रता के बाद का युग, यानी कि एक प्रकार से स्वतंत्रता के बाद मतलब 1947 के बाद के युग की कहानियाँ। स्वतंत्रता युग या स्वतंत्र युग। स्वाधीनता प्राप्ति के प्रारंभिक चरण में क्या हुआ, कुछ समय तक तो देश में आदर्शवाद आदि का बोलबाला रहा, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया, कालांतर में मोह भंग हुआ आज़ादी के प्रति। लोगों ने जो आज़ादी एक प्रकार से सोच करके भारत को आज़ाद करवाया था, शायद वो आज़ादी आज भी उनको मिल नहीं पा रही थी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था, जैसे सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल ने कई सारी कविताएं लिखते हैं बाद में, तो आज़ादी के प्रति मोह भंग उत्पन्न होता है। उनको लगता है कि क्या जिस आज़ादी के लिए हमने एक प्रकार से बापू जैसे विद्वान को या बापू जैसे महापुरुषों को, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस को खोया, क्या एक प्रकार से वो आज़ादी आज हमको मिल पाई है? क्या आज हम एक प्रकार से स्वतंत्र हो पाए हैं? और स्वतंत्रता, किन चीज़ स्वतंत्रता? आज ना तो हम एक प्रकार समानता है हमारे यहाँ, ना स्वतंत्रता, समानता की बात हम करते हैं लेकिन अभी भी छुआछूत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो मोह भंग की बात होती है, आज़ादी से मोह भंग की स्थिति आ गई। परंपरागत नैतिक मूल्य तेजी से परिवर्तित होते गए, व्यक्ति आत्मवादी हो गया, सब अपने बारे में सोचने लगे। जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, इन सभी की कहानियों में वह सामाजिक यथार्थ वास्तविकता के रूप में अंकित किए जाने लगे। राजेंद्र यादव, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश आदि की कहानियों में आत्मोन्मुखता की बहुलता आपको दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे
तो इस दौरान की कहानियों में एक प्रकार से यथार्थ के नग्न चित्रण के साथ साथ आज़ादी की जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसके प्रति मोहभंग भी दिखाई पड़ता है। यानी जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, उस पर कटु व्यंग भी करते हैं लोग। आज की कहानियों की अगर बात करें तो आज की कहानियों में भावबोध आपको दिखाई पड़ता है, युगबोध दिखाई पड़ता है, इसके अलावा संतरास युक्त जीवन की कहानी दिखाई पड़ती है। इसमें समाज के विविध अंगों का गहराई के साथ अंकन किया गया है। नगरों महानगरों के जीवन की कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण इन कहानियों में देखा जा सकता है। कस्बाई जीवन पर भी उच्च कोटि की कहानियाँ लिखी गई हैं। कस्बाई जीवन मतलब जो कस्बा, नगर और गांव के बीच का इलाका होता है कस्बा, जिसमें ना तो पूर्ण रूप से वो नगर होता है और ना ही एक प्रकार से पूर्ण रूप से गांव होता है, उसको कस्बा कहते हैं। बेसिकली छोटे शहरों में कस्बा पाए जाते हैं। तो कस्बाई जीवन पर भी उच्च कोटि की कहानियाँ लिखी गई हैं। अमृत राय जो कि एक प्रकार से पुत्र हैं मुंशी प्रेमचंद जी के, इनकी कहानियाँ बेसिकली कस्बे का एक दिन जो रहा है एक प्रकार से अत्यधिक प्रसिद्ध कहानी है। और आजकल जो गांव लमही है वो भी एक कस्बे के रूप में बन गया है। पहले गांव हुआ करता था, अब एक कस्बा बन चुका है। सामाजिक संबंधों के बदलते परिदृश्य को आज की कहानियों में जीवन रूप में देखा जा सकता है। नरेश मेहता अनबीता अतीत कहानी लिखते हैं। निर्मल वर्मा की एक रचना है लंदन की एक रात। मोहन राकेश की रचना है मिसपाल। कमलेश्वर की रचना है खोई हुई दिशाएं। अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोंक। राजेंद्र यादव की रचना है घुटन। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है तीसरी कसम उर्फ मारे की गुलफाम। ठीक है। ऐसे ज्ञान रंजन की कहानी है फेंस के इधर उधर या फेंस के उधर। ऐसे रविंद्र कालिया की एक कहानी, रविंद्र कालिया भी कहानीकार है, आधुनिक कहानीकार हैं। बड़े शहर का आदमी, सुधा अरोड़ा जी ने लिखा एक कहानी एक अविकसित पृष्ठ। तो ऐसी तमाम कहानियाँ हैं जो हृदय को पूर्ण रूप से व्याकुल कर देने वाली कहानियाँ हैं। तो ये सब कहानीकार जो हैं ये स्वतंत्रता के बाद के ही कहानीकार हैं। बेसिकली कमलेश्वर, अमरकांत, फणीश्वरनाथ रेणु, रविंद्र कालिया और राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, अमरकांत, ये सब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आज की कहानियाँ बेसिकली चिंतन को अपने साथ रखती हैं। चैनिक कहानियों में चिंतन भी दिखाई पड़ता है, संवेदना भी है और मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव भी आपको दिखाई पड़ता है। स्त्री और पुरुष के संबंध को आज की नए नए रूप में देखा जा सकता है। सेक्स संबंधों का एक प्रकार से नग्न चित्रण जो है वो आज की कहानियों में देखा जा सकता है। यानी कि जो एक प्रकार से पहले की कहानियों में उसको नहीं लिखते थे लोग, आजकल की कहानी में खुल करके सेक्स पर लोग बातचीत करते हैं। लोग सेक्स पर खुल करके एक प्रकार से लिखते हैं, चाहे वो एक प्रकार से अभद्र नहीं लगता, चूँकि ये भी एक प्रकार से एक एजुकेशन है। सेक्स के बारे में जानना भी एक प्रकार से ज़रूरी होता है, चूँकि ये एक प्रकार से एक एजुकेशन है। तो इसके बारे में जो आज के कहानीकार हैं वो खुल करके लिखते हैं, उसमें शर्माते नहीं हैं। इस प्रकार के संबंधों के निरूपण में महिला कहानीकारों ने पुरुष कहानीकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उषा प्रेमवदा जी, दीप्ति खंडेलवाल, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, प्रतिमा वर्मा, मालती जोशी, रजनी परिकर, मेहरुन्निसा परवेज़, ये तमाम प्रकार की ऐसी विख्यात महिला कहानीकार और उपन्यासकार हैं जिन्होंने तमाम प्रकार के मुद्दों पर कहानियाँ लिखी और एक प्रकार से किसी प्रकार का कोई झंझट, कोई समन्वय या मतलब कोई एक प्रकार से दिमाग में टेंशन या कोई एक प्रकार से नहीं कि भाई ये नहीं लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए, ऐसा कोई भाव नहीं, और लिखती हैं और खूब एक प्रकार से इनकी कहानियाँ फेमस भी होती हैं। मन्नू भंडारी को आप लोग जानते होंगे। मन्नू भंडारी ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ नारी के मन में उठने वाले जो मनोभाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको अपनी कहानियों में व्यक्त किया है। इनके कहानी संग्रहों में अगर बात की, मन्नू भंडारी की बड़ी अच्छी कहानीकार है। इनमें एक कहानी है इन्होंने लिखी मैं हार गई, कहानी संग्रह है, इसमें कई कहानियाँ हैं। इसके अलावा 3 निगाहों की एक तस्वीर एक कहानी संग्रह है। इसके अलावा यही सच है, ये भी एक कहानी संग्रह मन्नू भंडारी का, बड़े फेमस कहानी है इसमें। मृदुला गर्ग और कृष्णा सोबती की कहानियों में खास करके सेक्स जन्य भावुकता का उभार आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सेक्स पर काफ़ी परिचर्चा आपको दिखेगी। इसके अलावा गौरा पंत शिवानी की कहानियों में जो है गौरा पंत शिवानी की कहानियों में सेक्स के साथ ही साथ नारी मनोविज्ञान को देखने को भी मिलता है। उषा प्रेमवदा की कहानियों में अगर आप देखेंगे तो आधुनिकता आपको देखने को मिलेगी, आधुनिकता की जानकारी मिलेगी। इनके कहानी संग्रहों में उषा प्रेमवदा की जैसे जिंदगी और गुलाब के फूल नाम की कहानी संग्रह है उषा प्रेमवदा का, और एक कोई दूसरा, ये भी एक कहानी संग्रह है उषा प्रेमवदा का। तो इस तरीके से इस दौरान महिलाओं ने भी एक प्रकार से आधुनिक काल में कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। तो कहानी एक प्रकार से एक नई दिशा और एक नई दशा में परिवर्तित होती चली गई, और कहानी का एक प्रकार से जो एक प्रकार से वो था शब्दकोश था कहानियों का, या कहानियों का एक प्रकार से जो कोश था वो मजबूत होता चला गया। हिंदी को तमाम प्रकार की कहानियाँ और अमूल्य निधि देने का काम इन कहानीकारों ने किया। स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद की कहानी ने अनेक कथा आंदोलन भी देखे जा सकते हैं। सन 1955 के आसपास आप देखेंगे नई कहानी आंदोलन चलता है।
इसका आविर्भाव और नई कहानी का। नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दुष्यंत कुमार ने। ठीक है, नई कहानी अपने समय में यथार्थ को पूरी तरह आत्मसात करके ऐतिहासिक और समसामयिक संदर्भों में से विकसित आधुनिकता को दर्शाती है। मतलब कि जो यथार्थ में हो रहा है उसको एक प्रकार से तो बताएंगे, इसके साथ साथ उसको ऐतिहासिक और समसामयिक चीज़ों के संदर्भ में हम चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। नई कहानी में समसामयिक सत्यों यानी कि जो एक प्रकार से वर्तमान में जो करंट में मुद्दे, उन मुद्दों एवं यथार्थ को देखा जा सकता है। आंचलिकता यानी आंचलिकता मतलब होता है गंवई इलाका या गंवई क्षेत्र एवं शहरी जीवन के वातावरण का आंदोलन उसके विश्वसनीय परिवेश को बांधने का परिणाम है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों में आप देखेंगे तो आंचलिकता आपको खूब मिलेगी। इसीलिए फणीश्वर नाथ रेणु एक प्रकार से भारत के ही नहीं बल्कि आप देखें हिंदी साहित्य के एक आंचलिक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। शिवानी की कहानियों में आपको आंचलिकता दिखेगी। शिवानी एक महिला कहानीकार हैं। नागार्जुन, मार्कंडेय, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, ये सब और अन्य कहानीकार हैं जो कि आंचलिकता पर विशेष ध्यान देते हैं, गंवई परिवेश पर कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब आंचलिक कहानीकार हैं। आ कहानी आंदोलन फिर चला, फिर सचेतन कहानी आंदोलन चला, सहज कहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी, तमाम प्रकार की कथा आंदोलन जो है वो वर्तमान में चले हैं, मतलब कि आधुनिक काल के बाद में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में कई सारे आंदोलन चले जिनमें हम समझ लेते हैं आ कहानी आंदोलन क्या है। ठीक है, सारे आंदोलन के बारे में जान लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। आपसे अति लघु उत्तरीय में ऐसे प्रश्न अगर पूछे तो आप आसानी से उसको बता पाएँ। ठीक है, चलें, आ कहानी क्या है। यह 1960 ईस्वी के बाद एक विशिष्ट आंदोलन है, आ कहानी आंदोलन, जिसके प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल हैं। यह आ कहानी पेरिस में, पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर जन्मी एंटी स्टोरी है आ कहानी। आ कहानी मतलब क्या होता है, एंटी स्टोरी। जिस प्रकार काव्य लेखन के क्षेत्र में नई कविता के बाद आ कविता का प्रादुर्भाव हुआ, उसी प्रकार नई कहानी के बाद आ कहानी का प्रादुर्भाव हुआ। आ कहानी में क्या होता है, जीवन आभासहीनता, अभिव्यक्ति की निरर्थकता और भाषा की अपूर्णता और व्यक्ति जीवन की विसंगतियों को प्रश्रय मिला। जो एक प्रकार से आ कविता आंदोलन क्या था, आप कविता मतलब कविता के रूप में या जो छंद ये सब बंद करके रचना लिखना वो सब नहीं लिखते थे, जो मन में आए लिखते चले जाओ। मैं वहाँ से निकला, यहाँ गिरा, वहाँ पत्ता गिरता है, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने देखा दीवालों पर छपते चित्र, वहाँ पर देखा गांधी जी की तस्वीर छप रही थी। मैं उठा, निकला, उधर से जा रहा था। अरे कौनो कविता हुआ यार, बेमतलब के कविता के मारे एकदम से मटिया मेट कर दो सब मिलकर। आजकल के हमारे आधुनिक जो लेखक हैं, हमारे साथ के जो बच्चे हैं, उन्होंने सब है कविता लिखत रहे। जब हम बनारस में पढ़त रहे BHU में तो तमाम दोस्त हमारे ऐसे ही कविताएं लिखते थे। मेरी कल शाम को एक लड़की से मुलाकात हुई, मैं उधर से निकला, चाय की टपरी पे बैठा, चाय और समोसा खा रहा था। अरे कविता है कि कहानी लिखत हो तू, तो यानी कविता कहानी में कोनो अंतर नहीं रहेगा। वर्तमान में कहा है जैसे जे पावत है मस्त लिखत चला जाते हैं, मतलब लिखत हैं क्यों, पढ़े वाला है ये नहीं, तो खाली लिखते हैं बस। तो ऐसे आ कहानी मतलब कहानी के इतना शैली है से भुला ही जाओ, कोनो मतलब नहीं। लिखे हैं दबाए के जैसे लिख पाए रहा है, भावना फीलिंग शेयर करो। अब ये ना देखो कि कहानी के विशेषता को फॉलो करते कि नहीं फॉलो करते। ठीक है, आ कहानी का प्रमुख गुण है अस्पष्टता। ठीक है, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं। नैतिकता के मृत्यु उपरांत मतलब कि जब नैतिकता का पतन हो गया, चूंकि आधुनिकता में आकर के धीरे धीरे नैतिकता पतन होती ही जा रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यौन समस्याओं को उठाया गया, चूंकि नैतिकता का जब पतन हो गया, एक प्रकार से नैतिकता उतना ज़्यादा रही नहीं समाज में, तो लोगों ने यौन समस्याओं को उठाया, जो सेक्स से रिलेटेड समस्याएं हैं उस पर कहानी लिखनी शुरू कर दी। आ कहानी जो है बेसिकली घोर व्यक्तिवादी कहानी है। घोर व्यक्तिवादी मतलब क्या होता है कि व्यक्तिवाद प्रभावित, इसमें पर्टिकुलर व्यक्ति पर कहानियाँ लिखी जा रही हैं। इसमें अति यथार्थवाद है, मतलब जितना सत्य चीज़ें हैं वो सब का सब सत्य दिखा दो, कुछ भी छुपाना नहीं है। ये यौन जो है उच्च श्रृंखलता, मतलब कि जो सेक्स के बारे में चीज़ें हैं उसको खूब बढ़ा चढ़ा कर बताना, उसके बारे में समझाना, बदला हुआ रूप सब दिखेगा आपको सेक्स का। इस कहानी के उन नायकों में गंगा प्रसाद बिमल, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, श्रीकांत वर्मा, इन सभी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने कहानी के माध्यम से यौन क्रांति की शुरुआत करी। इनकी कहानियों में
काम वासना जो है, यानी जो एक प्रकार से काम वासना मतलब जो सेक्स की फीलिंग है या सेक्स की जो इच्छा है, उसके बहुविध भ्रष्ट और विकृत रूपों का प्रदर्शन जो है, ये एक प्रकार से आ कहानी आंदोलन में आपको दिखेगा। बेसिकली इनकी कहानियों में देखने को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आ कहानी लेखकों की सबसे बड़ी देन यही है और कुछ नहीं, ठीक है। ये बात यानी कि जो एक प्रकार से जो यौन समस्याएं हैं उन पर आधारित कहानी है। अगली कहानी आंदोलन जो चला वो चला भैया सचेतन कहानी। सचेतन कहानी क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं डॉक्टर महीप सिंह जी। इन्होंने अपनी पत्रिका संचेतना, एक पत्रिका प्रकाशित करवाते थे ये, उसके माध्यम से इस कहानी आंदोलन को अगुवाई किया। इस कहानी आंदोलन की इस कहानी आंदोलन की में विचारों की जागरूकता को विशेष महत्व दिया गया। सचेतन कहानी में जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। जीवन कैसा है, जीवन कैसे जिया जाता है और जीवन को एक प्रकार से अंदर तक झांक करके समझना। इस कहानी में लेखक भविष्य के प्रति आशावादी होता है कि भविष्य में अच्छा होगा, भविष्य में ये होगा, आशा करता है भविष्य की। स्वस्थ और सफल जीवन को जागरूकता को मतलब स्वस्थ और सफल जीवन की जागरूकता को दर्शाना एक प्रकार से इस युग के जो लेखक हैं उनका प्रमुख लक्ष्य हुआ करता था। सचेतन कहानी जीवन के बदलते मूल्यों की संवाहिका होती है। इस कहानी आंदोलन से जुड़े कहानीकारों में खास करके मनहर चौहान जी, महीप सिंह जो विद्वान आदमी जिनकी अगुवाई में कहानी आंदोलन शुरू हुआ, सुखबीर जी, बलराज पंडित, ममता अग्रवाल, हृदयेश, हिमांशु जोशी, मेहरुन्निसा परवेज़, इन सभी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने सचेतन कहानी को आगे बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद में अगली कहानी आती है सहज कहानी। सहज कहानी क्या है इसको जान लेते हैं भाई, ठीक है। सहज कहानी, देखिए सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन है? अमृत राय जी। इन्होंने कहा, अमृत राय जी ने, कि कहानी का लक्ष्य होता है अपने कहानीपन को खोज करके या खो करके, अपनी कहानीपन को खो करके आप जीवन को प्रस्फुटित मतलब जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए उसके जरिए जीवन की कटु सत्यों और भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर करना। मतलब जो व्यवस्था है अगर उसमें कोई कमी है, भ्रष्टाचार है या कुछ भी है, तो जो एक प्रकार से गलत है उस चीज़ों को आगे दिखाना, लोगों को बताना। संगठन एवं प्रचार के कमी में या अभाव में यह कहानी आंदोलन आशा के अनुरूप सफलता नहीं प्राप्त पा सका, क्योंकि जो सहज कहानी है ये एक प्रकार से कि भाई जो चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं समाज को, जनता को, उन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, इसलिए हर एक चीज़ मामला सहज होना चाहिए, ठीक है। 8वें दशक में चूँकि ये कहानी फेमस नहीं हो पाई या कहानी आंदोलन चल नहीं पाया, 8वें दशक में सहज कहानी आंदोलन का नव अभ्युत्थान दूसरी बार हुआ। डॉक्टर सुशील कुमार फुल्ल के द्वारा एक प्रकार से दोबारा से इसको एक प्रकार से आंदोलित किया गया। डॉक्टर फुल्ल ने कहा कि मानवीय संवेदना का सहानुभूति पूर्ण कलात्मक चित्रण ही सहज कहानी होता है। यानी कि जब भी एक प्रकार से मेरुदंड है उसका एक जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, मानवीय संवेदना, जो मानव की संवेदनाएं, मानव की इमोशंस है, उसका सहानुभूति के साथ, सहानुभूतिपूर्ण मतलब कि आपके दुख में दुखी, आपके सुख में सुखी, इस प्रकार से कलात्मक चित्रण करना। कलात्मक मतलब कि एक प्रकार से कहानी के शैली को ध्यान में रख करके लिखना सहज कहानी कही जाती है, ठीक है। समानांतर कहानी क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं भैया। समानांतर समानांतर कहानी की अगर बात की जाए तो ये भी कहानी आंदोलन चला 1971 ईस्वी के लगभग में। कमलेश्वर एक कहानीकार हैं, उनके द्वारा समानांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। बड़े विद्वान आदमी हैं कमलेश्वर की कई कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं। समानांतर का आशय कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करने का प्रयास इसमें किया गया। यानी कि आम जीवन में या आम जनता में क्या घटनाएं घटित रही हैं या क्या सिचुएशंस उसकी है, उस पर कहानी लिखी। समानांतर कहानी के मध्यवर्गीय या मध्यवर्गीय निम्नवर्गीय समाज की स्थितियों का चित्रण बड़ी ही बारीकी के साथ किया है, ठीक है। भूमिहीन किसानों, मजदूरों, बेरोजगार जो लोग हैं उन पर, निम्न वर्गीय परिवारों के संघर्षशील जीवन का चित्रण समानांतर कहानियों में खूब बढ़ चढ़ कर किया गया है। घोर व्यक्तिवादी कहानी इसमें लिखी गई। अति यथार्थवादी और उन्मुक्त भोगवादी प्रवृत्तियों के नियंत्रण में समानांतर कहानीकारों ने क्या किया, मतलब कि जो एक प्रकार से इससे पहले कहानीकार थे, जैसे कि जो मैंने कहानी बताई थी, जो आ कहानी या ऐसे आंदोलन जो सहज मतलब आ कहानी आंदोलन थे, उस कहानी आंदोलन का विरोध में खास करके एक प्रकार से कहानियाँ आगे बढ़ी और सफलता प्राप्त करी। समानांतर कहानीकारों में कमलेश्वर, कामतानाथ, मधुकर सिंह, धर्मेंद्र गुप्त, श्रवण कुमार, सतीश जमाली, हिमांशु जोशी, नरेंद्र कोहली, मणि मधुकर, निरुपमा सोबती, मृदुला गर्ग, इन सभी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद में अगली कहानी है सक्रिय कहानी, एक्टिव जो स्टोरी होती है उसके बारे में समझें। सक्रिय कहानी क्या भैया?
सक्रिय कहानी। देखिए, सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स। सक्रिय कहानी में आम आदमी की जीवंतता और चेतना पर विशेष बल दिया गया है। यह कहानी आंदोलन सफल नहीं हो सका, ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्रकार से उतना ज़्यादा एक प्रकार से इसको ना तो वो मिल पाया, क्रिएटिविटी मिल पाई, और ना ही एक प्रकार से इसमें ज़्यादा जो है लोग आगे बढ़ पाए। इसके बाद में अगली कहानी आती बोल्ड कहानियाँ। बोल्ड कहानियों की अगर बात की जाए तो सन 1977 ईस्वी में बोल्ड कहानियों के रूप में, आप इन चीज़ों सभी को आपको याद नहीं करना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। बोल्ड कहानियों के रूप में कहानी की एक नई विधा आई। सुधा अरोड़ा के कहानी संग्रह युद्ध विराम की बोल्ड कहानियाँ घर के सीमित दायरों को तोड़ने का दावा करती हैं। जैसे जो है दरमियान मृणाल पांडे की एक कहानी है, दरमियान नाम के शीर्षक से लिखी गई कहानी है, मृणाल पांडे ने लिखा है। इसमें मध्यम वर्गीय स्त्री पुरुष के विभिन्न संबंधों का चित्रण किया गया है। एक मध्यम वर्गीय पुरुष और स्त्री के बीच में क्या संबंध होता है, जिसकी आय उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी एक प्रकार से एक चहर दीवारी में रहते हुए क्या चीज़ें बीतती हैं उसके बारे में कहानी है। शिव प्रसाद शिव प्रसाद सिंह की कहानी है भेड़िए। तो इसमें तनाव से लड़ते हुए आदमी की कहानियाँ दिखाई गई हैं। मृदुला गर्ग की कहानी है टुकड़ा टुकड़ा आदमी शीर्षक। ये सब बोल्ड कहानियों में उच्च मध्यम वर्ग की मानसिकता एक प्रकार से को नाना प्रकार से चित्रित किया गया है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे ये कहानियाँ हैं। साथ ही साथ व्यंग कहानी भी एक प्रकार से इस दौरान सामने आई, अस्तित्व में आई। तीव्रता के साथ मुखर हो रहा है व्यंग कहानी, जिसमें एक प्रकार से हरिशंकर परसाई हिंदी के व्यंग कहानीकार में हैं। भोला राम का जीव नाम की एक कहानी है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, वो व्यंग ही है हरिशंकर परसाई का। रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, श्री लाल शुक्ला जी, इन सभी की कहानियों में आपको व्यंग और हास्य आपको दिखेगा। हिंदी साहित्य में कहानी एक अत्यंत लोकप्रिय विधा वर्तमान में भी है और पहले भी रही है। आज की हिंदी कहानी आज के मानव की कहानी है, यानी जो वर्तमान में बीतता है वही कहानी एक प्रकार से आज हिंदी साहित्य में लिखी जाती है। कई दशकों के कालखंड में कहानी ने काफ़ी सफर तय किया है और तेज़ी से गतिशील है। कहानी अपनी जो है लघुता में भी दीर्घता की बात करती है, यानी कि छोटी सी होती है, 20-25 मिनट में आप पढ़ लेते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से आपके संपूर्ण जीवन के लिए उपयोगी हो सकती है और बहुत अच्छी जानकारी देती है। सच ही कहानी के लिए नामवर सिंह जी ने कहा कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। क्या कहा नामवर सिंह जी ने कहानी के बारे में? कि कहानी जो होती है वो छोटे मुंह बड़ी बात करती है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये चैप्टर आपका जो है यहाँ पर लगभग कंप्लीट होता है। कहानी के बारे में हमने समझा। बाकी कहानी से जो भी प्रश्न आपके बनेंगे, जब मैं कहानी वाला चैप्टर बनाऊंगा, चूँकि कहानी से ज़्यादा प्रश्न आपके बनते नहीं, जो भी बनते थे मैंने इसमें आपको करवा दिए। बाकी मैं उपन्यास जब पढ़वा दूंगा, आपका उपन्यास इसके बाद पढ़ाऊंगा, और उपन्यास के बाद जो है जो मैं प्रश्न रखूंगा उसमें कहानी के भी 4-5 प्रश्न हमने तैयार किए हैं, वो भी रखूंगा, ठीक है, और उपन्यास की भी रखूंगा। तो उसकी उपन्यास के साथ कहानी वाला टेस्ट हम देख लेंगे, इसमें जो भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे। बाकी आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम तीसरे चैप्टर में कल की वीडियो में। धन्यवाद।